देखो जी ध्यान से, अगली बार और डाउट्स लेके आने में हेजिटेट बिल्कुल मत करना। जितने डाउट लेके आओगे उतना फायदा रहेगा सबको। डाउट लेके आने में पूरी पूरी क्लास बर्बाद हो जाए कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। हम एक्स्ट्रा क्लास संडे संडे लेके और कर लेंगे सिलेबस को। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, हम लोग इनहेल कहां से करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, ब्रीदिंग के लिए? नोज और माउथ से। प्लांट्स कहां से करते हैं? वो तो CO2 लेता है ना। मैं तो रेस्पिरेशन पूछ रहा हूं, क्या प्लांट्स रेस्पिरेशन के लिए O2 लेता है? लेता है, दिन में भी लेता है, दिन में भी लेता है। और तो वो कहां से लेता है? हम तो माउथ और नोज से लेते हैं, वो कहां से लेता है? टोमेटो CO2 लेता है भाई, फोटोसिंथेसिस करता है ना। रूट से नहीं, स्टेम से नहीं, रूट्स। प्लांट्स के सारे पार्ट्स अपनी अपनी सांस लेते हैं। रूट्स अपना O2 लेगा, अपने पास रखेगा। स्टेम अपना O2 लेगा, लीव्स अपना O2 लेंगी। सबका अलग अलग काम है, कोई आपस में किसी को सप्लाई नहीं करेगा। पढ़ो जी, रेस्पिरेशन इन रूट्स मिल गया। जितना मैं रीड करूंगा उतना मार्क किया जाएगा, कुछ नहीं मार्क करना इसके ऊपर। द रूट्स ऑफ अ प्लांट टेक ऑक्सीजन, मार्क कर भाई, कब हो गया? मार्क्ड है, पढ़ ले फिर। द रूट्स ऑफ अ प्लांट टेक ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर respiration from the air present in between the soil particles by process of, फोटो बनी है साइड में, चेक करो। सॉइल के बीच में पोर्स होते हैं, उसमें O2 भी होती है, बहुत कुछ होता है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सब कुछ होता है। लेकिन हमें क्या चाहिए सर? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन रूट्स के अंदर गई कैसे? बाय द प्रोसेस ऑफ, वो क्या होती है? हायर कॉन्सेंट्रेशन, पैसेज ऑफ गैसेज नहीं होता, हायर कॉन्सेंट्रेशन से। तो रूट्स तो बड़ी मोटी होती हैं, उसके अंदर गई कैसे? पोर्स तो होते ही नहीं। रूट्स में पोर्स होते हैं नहीं। रूट के कोने में देखो डायग्राम में रूट हेयर बना हुआ है, वो तो हेयर तो पतला सा होता है, और हेयर ना पोरस होता है, परमिएबल, उसमें जाता है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन कहां जाती है? रूट हेयर। रूट हेयर से कहां जाएगी? रूट्स में। फोटो में बना हुआ ना, मार्क करते हैं आगे। द एक्सटेंशंस ऑफ एपिडर्मिस सेल ऑफ रूट आर कॉल्ड रूट हेयर। रूट हेयर इन कॉन्टैक्ट से लेके आप ऊपर डिफ्यूजन तक मार्क करो, सेम रूट हेयर बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। रूट्स ने, सेकेंड लाइन ऊपर, रूट्स ने O2 ली बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। O2 को किसमें कन्वर्ट किया? O2 को किसमें कन्वर्ट किया? रूट्स ने CO2 में। और किसमें करोगे भाई? CO2 में कन्वर्ट किया और वापस बाहर निकाल दिया। वो CO2 लीव्स को उन्होंने नहीं दी, O2 रूट्स ने अपनी O2 ली और अपनी CO2 निकाल दी, काम खत्म। अब आ जाओ उस पे, स्टेम्स पे। सेकेंड लाइन से मार्क करेंगे। द ऑक्सीजन फ्रॉम एयर डिफ्यूजेस इनटू स्टेम। हर्बेशियस प्लांट कौन से होते हैं? हर्बीवोरस, देख वो ऑर्गेन एनिमल्स होते हैं। हर्बेशियस प्लांट्स, हर्ब्स, शब्स, ट्रीज। हर्ब्स क्या होती है? छोटी हाइड्रोजन है, इसमें ज्यादातर ग्रीन ग्रीन सामान ज्यादा होता है, स्टेम ब्रांचेस ज्यादा होती है। हर्बेशियस प्लांट्स थ्रू स्टोमेटा। हर्बेशियस में हर्ब्स होते हैं, उसमें ग्रीन ग्रीन होता है, कुछ उसके स्टेम्स ग्रीन होते हैं, तो ग्रीन मतलब क्लोरोफिल होगा, स्टोमेटा भी होगा। तो वो स्टोमेटा से लेती है सांस। फोटो बनी हुई है, जो ग्रीन वाली फोटो नहीं, ये वाली। द कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो बाहर निकल जाती है स्टोमेटा से ही, कोई दिक्कत। लेकिन जो हर्बेशियस नहीं होंगे, बड़े बड़े पेड़ होंगे, बड़े बड़े प्लांट्स, वुडी ट्रीज, स्टेम्स ब्राउन कलर वाली, ग्रीन वाली नहीं, वो कैसे लेंगी? उनके पास स्टोमेटा तो होता ही नहीं है, लेंटिसेल्स होते हैं उनके पास। तो द हार्ड एंड वुडी स्टेम्स ऑफ बिग प्लांट और ट्रीज डू नॉट हैव स्टोमेटा। मिला नहीं भाई, यही चल रहा है कॉन्टिन्यूएशन में। In woody stems, the bark has lenticels for gaseous. lenticels की फोटो बनी हुई, चेक कर लो आप, woody stem में दिख रही है, वहां से O2 CO2 पास आउट होती है। चलो अभी इतना ही, क्योंकि लीव्स वाला टॉपिक बड़ा है, बहुत बड़ा है, उसमें समझाऊंगा ना कि O2 CO2 का क्या काम है। देखिए जी, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था
रेस्पिरेशन इन रूट्स कहां से सांस लेते हैं? क्या है लेना पड़ा हुआ है, ये सब कुछ सही है, एक्स्ट्रा क्यों है? हाँ जी, क्या था? रूट है, और प्रोसेस का नाम क्या है? डिफ्यूजन। फिर स्टेम्स कहां से लेती हैं? लेटिनम, लेंटिकल्स, लेंटिसेल्स, लेंटिसेल्स से वुडी स्टेम लेती है। हर्बेशियस प्लांट्स कहां से लेते हैं? स्टोमेटा। अब आती है बात लीव्स की। लीव्स की रेस्पिरेशन कैसी होती है वो बात करें। लीव्स भी, बेटा मेरे को ना बार बार टेबल चाहिए, तू यहाँ बैठ जा आराम से, मेरे को टेबल चाहिए ना बार बार, मेरे को मिनट मिनट का काम होता है यहाँ पे, यहाँ बैठ जा, टेबल आराम से यूज कर। लीव्स को रेस्पिरेशन करने के लिए कौन सी गैस चाहिए होती है? तेरे को दोनों चाहिए होती है? एक ही चाहिए होगी ना, कौन सी? ऑक्सीजन। कौन सी चाहिए? लेकिन फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी चाहिए? तो वो रेस्पिरेशन करती कैसे? बाहर से फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी गैस गई अंदर? लीव्स के थ्रू स्टोमेटा कौन सी गैस गई अंदर? जा रही है CO2 फॉर फोटोसिंथेसिस। और अंदर गैस बनी कौन सी यहाँ पे लीव के अंदर? कौन सी गैस बनी? O2। यहां पे CO2 जब अंदर गई और ये कन्वर्ट होगी किसमें? और यही O2 क्या होती है? बाहर निकलती है। बट यही O2 बहुत सारी होती है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी की होती है, तो इतनी क्वांटिटी में O2 इसको रेस्पिरेशन के लिए नहीं चाहिए। इसमें से मान लो बहुत सारी O2 बनी, थोड़ी सी O2 वो अंदर रख लेगा फॉर रेस्पिरेशन, रिमेनिंग O2 क्या करेगा? बाहर कर देगा। ठीक है। अब रेस्पिरेशन में होता क्या है? सेल के अंदर क्या जाती है? O2, और न्यूट्रिशन बनता है स्टार्च। तो O2 किस में कन्वर्ट हो जाती है? हमारे बॉडी सेल्स में O2 जो हम सांस लेते हैं वो किस में कन्वर्ट होती है? तो प्लांट्स के अंदर भी O2 किस में कन्वर्ट होगी? CO। क्योंकि हम फोटोसिंथेसिस की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट रेस्पिरेशन। तो ये वाली O2 यूज हुई फॉर रेस्पिरेशन, बाकी बची हुई क्या होगी? ये बहुत कम क्वांटिटी है, ज्यादा क्वांटिटी बाहर चलेगी। इस क्वांटिटी को किस में कन्वर्ट किया गया? O2 से क्या कन्वर्ट होगी? ये प्रोसेस है रेस्पिरेशन, और ये प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। तो CO2 आई, बहुत सारी O2 बनी, थोड़ी सी रख ली, बाकी बाहर निकाल ली। थोड़ी सी O2 से CO2 थोड़ी बनेगी ज्यादा, तो थोड़ी सी CO2 बन गई। अब ये CO2 बाहर निकालेंगे, हम जो निकालते हैं ये नहीं निकालेगा, ये CO2 वापस से लीफ के को दे देगा फॉर फोटोसिंथेसिस। क्योंकि ये बहुत कम है, ये इतनी कम है कि ये फोटोसिंथेसिस खाना बनाने के लिए यूज नहीं हो सकती, बहुत कम पड़ेगी। तो थोड़ी सी O2 से बनी थोड़ी सी CO2 वो CO2 लीफ को दे देगी। तू भैया ये बात तो बाहर से तो ले ही रहा है, तो ये वाली भी यूज कर ले, जितनी ये पहले ये यूज कर ले, फिर जो बचेगा तो बाहर से ले। तो लीव्स कहती है तो बहुत कम है, मेरा काम नहीं चलेगा, खाना नहीं बन पाएगा। तो कोई बात नहीं, बाहर से सारी मंगा ले, पर ये वाली भी यूज कर। समझ गए? तो प्लांट के बाहर से हमें जो दिखता है वो एक ही गैस दिखती है कि CO2 अंदर जा रही है और O2 बाहर। लेकिन अंदर एक और काम हो रहा है मैकेनिज्म, कि जो O2 बन रही है वो बच्ची कुछ ही बाहर निकलती है, थोड़ी सी CO2 में कन्वर्ट होती है, वो CO2 अंदर यूज हो जाती है, वो बाहर निकलती ही नहीं है। अंदर अपने आप में क्या हो रही है? रेस्पिरेशन। बट ये कब होती है?
डे टाइम में, सनलाइट के प्रेजेंस में। ये कब होती है? डे में भी, रात में भी। प्लांट सांस दिन में भी ले रहे हैं। फोटोसिंथेसिस सिर्फ खाना बनाने की प्रोसेस, सांस तो लेगा ना वो। तो लीव्स डे के टाइम भी, जब O2 बहुत सारा बन रहा है ना अंदर, तो थोड़ा सा रख के बाहर लेती रही। तो दिन के टाइम भी, क्योंकि रात को तो O2 चाहिए, क्या रात को CO2 इनहेल कर रहा है O2 बनाने के लिए? तो दिन में जितना O2 बनेगा वो रात के लिए सेव करेगा, कि रात को सनलाइट तो होगी नहीं। फोटोसिंथेसिस की वजह से तो रेस्पिरेशन हो रही है, पर रात को तो ये होगा ही नहीं। तो रात को दिन में जो बनी O2 सेव करेगा, रात को चलती रहेगी। और दिन में भी सांस लिया और रात को भी सांस लिया। कोई डाउट? लाइट चलाओ। अब मार्क करेंगे, स्टेम्स का मार्क कर चुके हो। रेस्पिरेशन इन लीव्स बोल्ड लाइन मार्क कर लो, डे टाइम एज वेल एज नाइट टाइम। फोटोसिंथेसिस ओनली एट डे टाइम, ठीक है। ये दोनों टाइम होगी, वो सिर्फ रात के टाइम होगी। अब ड्यूरिंग डे टाइम फर्स्ट पॉइंट पूरा और सेकंड पॉइंट पूरा मार्क करो और पढ़ो। कोई पूछना है तो पूछ लो, अभी हाथ के हाथ पूछ लो, फिर तुम लोग टेस्ट में पूछोगे। और जब भी वो डाउट क्लियर हो गया था, तो डाउट लाया। और रणवीर, एक एक वर्ड, एक एक लाइन पे ध्यान दो। हर कुछ MCQ बन सकता है। और देखो कुछ डाउट है तो पूछो। इश्प्रीत, कल वो हो गया था काम, तो जो कल पढ़ाया था वो उसके लिए एक्स्ट्रा आ जा, फिर मंडे से पहले खत्म करा दूंगा काम। पढ़ लिया? एनी डाउट? अब आता है एनिमल्स में। अभी हम 5 तरह के एनिमल्स पढ़ेंगे, उसका सिर्फ एक वर्ड याद करना है, वो MCQ बन के या नॉर्मल आ सकता है। पहला एनिमल दिया हुआ है सिंपल यूनिसेलुलर एनिमल्स लाइक एमीबा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये लोग सांस कैसे लेते हैं? बाय सिंपल डिफ्यूजन थ्रू सेल मेम्ब्रेन। सोर्स भी याद करना है, सेल मेम्ब्रेन से सांस इनटेक आउटेक, O2 CO2। अगला कौन है? अर्थवर्म। उनकी मॉइस्ट स्किन होती है, स्किन लिखिए, उसको मॉइस्ट स्किन लिख दो। उनकी स्किन मॉइस्ट होती है, तो वो उनको सांस, पूरी स्किन ही उनकी डिफ्यूजन कराती है। बेटा रेस्पिरेशन पूरे में O2 CO2 होती है, चाहे कुछ भी हो। O2 लेते हैं, CO2 एक्सहेल करते हैं। एक्वेटिक एनिमल जो पानी में होते हैं, वो सांस कैसे लेते हैं? उनके पास स्पेशल ऑर्गन होती है, कौन सी? गिल्स। उनके लंग्स नहीं होते, गिल्स होती है। मार्क कर लो। अगला है इंसेक्ट्स, ग्रास ऊपर, कॉकरोच, ये सब इनके स्पाइरैकल्स होते हैं, लिखा होगा ट्रैकिया और स्पाइरैकल्स, दिखा। स्पेशल इनकी ऑर्गन होती है, वो याद करनी है। नीचे फिगर बनी हुई है स्पाइरैकल्स की, ट्रैकियोल्स और स्पाइरैकल्स। और जो बड़े होते हैं बर्ड्स, मैमल्स, लिजर्ड, डॉग, फ्रॉग, ह्यूमंस, ये क्या होता है? लंग्स। लंग्स के थ्रू कितने लंग्स होते हैं? 2। तो इन डिटेल पढ़ेंगे हम रेस्पिरेशन में। मार्क कर लिया? अब इसी के नीचे एक पैराग्राफ है, द एनिमल्स विच लिव इन वाटर। मिला? जैसे लास्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन, BQ बहुत पूछा जाएगा, बहुत ज्यादा। अब आपके क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ज्यादा फास्ट ब्रीदिंग कौन करता है, एक्वेटिक वाले कि हम? क्यों? ऑक्सीजन पानी से डिजोल्व वाली लेनी पड़ती है, वो क्वांटिटी क्या होती है? कम। तो जल्दी जल्दी रेस्पायर करना पड़ता है ताकि वो
उसको कन्वर्ट कर सके। तो मार्क करो, एनिमल विच लिव इन वाटर यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर टू कैरी आउट रेस्पिरेशन सिंस द अमाउंट ऑफ, मिला नहीं ये था, since the amount of dissolved oxygen in water is low as compared to oxygen in air, therefore rate of breathing aquatic is much faster than in terrestrial animals. A faster rate of breathing provide more oxygen to aquatic animals. यहाँ तक किसकी बुक कम है? क्यों? मार्क कैसे करोगे बाद में? ठीक है जी, ये बी क्यू है, बहुत पूछते हैं क्योंकि एयर में खुली ऑक्सीजन है, हम इजीली ब्रीद इन कर रहे हैं, लेकिन पानी में कम है तो उनको ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, फास्ट ब्रीदिंग करनी पड़ती है। अब एक और बी क्यू, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बी क्यू, नेक्स्ट पेज पे मैं पूछता हूं, पहले डिफ्यूजन रूट से होगी, रूट हेयर से हुई, स्टोमेटा से भी हुई, लेंटिसेल से भी हुई, यहां से भी स्टोमेटा से हुई, और हमने लिखा सेल मेम्ब्रेन भी पोरस होती है तो वहां से भी होती है, स्पाइरैकल से भी होगी, मॉइस्ट स्किन में एब्जॉर्ब कर लेती है। हमारी पूरी बॉडी में तो पोर्स है जगह जगह, स्वेट बाहर आती है ना पानी स्किन से, तो हम डिफ्यूजन से सांस क्यों नहीं ले रहे? हम नॉस्ट्रल और माउथ क्यों यूज कर रहे हैं? हमारी पूरी बॉडी में पोर्स है कि नहीं? हम ऑक्सीजन हमारे आसपास सब जगह है, वो O2 अंदर जाए, हर जगह से जाए। जैसे प्लांट में रूट अलग सांस ले रहा है, लीव्स अलग, स्टेम्स अलग, हमारे सिर्फ माउथ और नॉस्ट्रल पूरी जगह पहुंचा रहे हैं लंग्स तक, वो फिर एनर्जी बना के पूरी बॉडी तक पहुंच रहा है। तो पूरी बॉडी में डायरेक्टली O2 पहुंचाओ हर जगह, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, और वही एनर्जी बनी। सेल हर जगह है, O2 अंदर गई, एनर्जी में कन्वर्ट होगी। वाई माउथ को बर्डन देना, नॉस्ट्रल को बर्डन देना, वो लंग्स तक पहुंचाए, लंग्स फिर एनर्जी बना के ब्लड तक पहुंचाए, ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी तक पहुंचे। इतना लंबा काम क्यों? हर जगह पोर्स है, O2 डालो, CO2 निकालो, और सेल्स के डायरेक्टली पहुंच गई, एनर्जी बन गई। ऐसा क्यों? वाई वी डू नॉट यूज डिफ्यूजन बट वी यूज ब्रीदिंग? वाई? हर जगह पोर्स है, क्यों? क्या? ओके, नोज से क्लीन होके चलेगी, चलो ठीक है, माउथ से तो नहीं होती। फिर अगर मैं पढ़ के बोली जाए, उससे क्या मिल जाएगा? अगर मैं आपके मुंह में कपड़ा बांध दूं बहुत देर के लिए, सांस लेने में तकलीफ होगी? हमारी बॉडी ढकी रहती है ना यार कपड़ों से, और सर्दियों में तो हम बहुत सारी लेयर्स पहनते हैं, तो पोर्स ओपन है सारे, ग्लव्स तक पहन लेते हैं पहली बार। लेकिन डिफ्यूजन जो प्रोसेस है बहुत स्लो होती है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन गैस जाएगी, और वो क्या है, बहुत स्लो। हमको हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या है? अर्थवॉर्म की जितनी है, एनवा की जितनी है, प्लांट्स को मूव करना है, हमें मूव करना है, हमें इतनी सारी एक्टिविटीज करनी पड़ती है। तो अगर डिफ्यूजन से सांस लेगी हमारी पूरी बॉडी का हर पार्ट, तो वो इतना स्लो प्रोसेस है, एनर्जी कितनी बनेगी? बहुत कम। हमारे को फिजिकल एक्टिविटीज बहुत सारी करनी है, तो हम थके थके रहेंगे, लेटे लेटे रहेंगे, तो काम नहीं करेंगे। तो एक तो हमारी बॉडी का साइज बहुत बड़ा है, डिफ्यूजन उसके लिए क्या है, बहुत स्लो, और हमें बहुत सारी एक्टिविटीज करनी होती है, तो ये एनफ नहीं, इनकेपेबल प्रोसेस है हमारे लिए। इसे माउथ से जब मेरे को ज्यादा काम करना है तो मेरे को सांस चढ़ जाता है, मेरी बॉडी को ज्यादा O2 चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी बनाने के लिए क्या चाहिए? O2, तो ज्यादा O2 चाहिए। मैंने क्या कहा था, सेल में O2 आपने इनहेल करी, और फूड पाइप से ऑलरेडी क्या आ चुका है, विलाई से एब्जॉर्ब होकर न्यूट्रिएंट्स पहुंच चुके, तो सेल में ग्लूकोज पहुंचा, O2 आपने दी, ग्लूकोज और O2 मिलेंगे तो क्या होगा, CO2, और क्या बनेगी, एरोबिक रेस्पिरेशन का ये फॉर्मूला है ना, ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, वहां पे आपने क्या किया, ये ग्लूकोज पहुंचा, यहाँ से O2 ली, ग्लूकोज पे O2 क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और 38 ATP की एनर्जी। तो एनर्जी के लिए O2 चाहिए कि नहीं चाहिए? तो O2 हमको जब स्लो स्लो मिलेगा तो एनर्जी भी तो स्लो स्लो बनेगी ना, 38 तो बनेगी नहीं। तो हम अपने सारी फिजिकल एक्टिविटीज एज एन ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स जो फ्रॉग वगैरह, शेर, भालू वगैरह जो होते हैं, ये सबको बहुत सारे काम करने होते हैं, तो वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक एमीबा को, एक प्लांट को, एक अर्थवर्म को, एक उसको कॉकरोच को बहुत सारे काम नहीं करने। ठीक है जी, मार्क करो, ये पक्का, ये BQ नहीं PQ है पक्का। मैं जितनी बार इसका टेस्ट दूंगा सब दूंगा, उतनी बार दूंगा, तब भी तुम गलत करोगे, देखना। और स्कूल में तो आएगा, बोर्ड्स में भी हर साल, आज तक ऐसा कोई साल नहीं है बोर्ड्स में आया हो, ऐसा कोई साल नहीं है।
यूलैक खोलोगे ना, कॉमा कॉमा देखेगा 13, 14, 15, 16। उसके बाद जगह खत्म हो जाती है। हर साल आता है बोर्ड्स में। बस ये होता है कभी किसी सेट में नहीं आया तो किसी सेट में आ गया, आता बोर्ड में जरूर है, क्योंकि 5-6 क्वेश्चन सेट में अलग होते हैं। 3 सेट मिलते हैं ना, तो 5-6 क्वेश्चन होते हैं, बाकी सेम होता है सर। इस बार 3 क्वेश्चन लगते हैं, बाकी सब सेम था। जितना मैं रीड करूंगा उतना मार्क करना है, बोल्ड लाइन मार्क कर लो। डिफ्यूजन इज इनसफिशिएंट टू मीट ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ लार्ज multicellular organisms like humans because volume of body is so big that O2 cannot diffuse into all the cells of the human body quickly. वो चली जाएगी लेकिन स्लो जाएगी। This is because O2 will have to travel large distance inside the human body to reach each and every cell. Diffusion being a very slow process, it will take a lot of time to make oxygen available to body सेल्स। अगर इसमें आप खाली बॉडी साइज बड़ा लिखते हो और वो लगेगा कि बॉडी बड़ी डिफिनेशन हर जगह पहुंच नहीं पाएगी, तो 1 मार्क्स मिलेगा। फिर वो स्लो प्रोसेस है, बहुत टाइम लेगी, तो 2 मार्क्स मिलेगा। 2 काम लिखने हैं इसमें, बॉडी साइज बड़ी हर जगह पहुंच नहीं पाएगी और स्लो है तो बहुत टाइम लेगी। दोनों लिखने के बाद ही मैं 2 मार्क्स दूंगा। एक बात लिखोगे तो 1 ही मार्क्स दूंगा, सिंपल 2 मार्क्स में आएगा। क्लियर है? नहीं, वो तो मैंने वही तो लिखा है कि ह्यूमन बॉडी बहुत बड़ी है, तो जहां जहां कवर्ड है। अब फेस तो कवर्ड नहीं होगा ना, यहाँ से डिवीजन होगी पूरे फेस से होगी, पर हर जगह पहुंचानी तो पड़ेगी ना। बॉडी बहुत बड़ी हो, टाइम बहुत लेगी। नहीं रहने दो, वो तो खाली बताइए मैंने, जैसा बुक में लिखा है सेम। ठीक है जी। बाकी ये अर्थवर्म फिश वगैरह का आपने मार्क तो कर ही लिया, ये सब छोड़ दो, सीधा आओ रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस पे। अब ब्रीथ मीन्स पेज 41 की लास्ट लाइन, बीच में कुछ मार्क नहीं करना, नहीं ऊपर। द प्रोसेस बाय विच फूड एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम फूड इन अवर बॉडी इज कॉल्ड। फूड सेल तक पहुंच चुका है बाय डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, और अब O2 जब जाएगी उस फूड को तोड़ेगी और क्या निकालेगी, 38 ATP की एनर्जी, उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग को नहीं बोलते। ये प्रोसेस O2 CO2 को चेंज करना ब्रीदिंग है, इट इज नॉट respiration. नीचे, breathing is the process by which air rich in oxygen is taken inside the body and air rich in carbon dioxide expelled out of O2 CO2 exhale inhale को क्या बोलते हैं, breathing. One breathe means one inhalation plus one, एक बार सांस इनटेक और आउटटेक करने को मिला के एक ब्रीथ बनती है। अब आता है ब्रीदिंग होती कैसे है। कैसे होती है ब्रीदिंग? ऐसे ऐसे होती है। गुड। ये लिखोगे कैसे? नाक से भी होती है, मुंह से भी होती है। होता क्या है? सांस लेते छाती फूलती है और जब छोड़ते हैं फिर कंप्रेस होती है। तो ये हो क्यों रहा है? सांस लेते लंग्स तक तो सांस बहुत देर पहुंचेगी, लंग्स नहीं फूलते। डायफ्राम और रिब केज, लंग्स के आस पर एक ना रिब्स है, रिब केज, रिब्स सॉफ्ट बोन्स होती है, पसलियां जिसको कहते हैं, ठीक है, वो होती है, वो फूल जाती है। कोई चीज फूलेगी तो उसके अंदर वॉल्यूम कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, उसमें O2 जाने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, फिर वो श्रिंक होती है तो CO2 बाहर निकलती है। ठीक है ना? मार्क करेंगे। ब्रीदिंग इन, व्हेन वी ब्रीद इन और इनहेल, 2 थिंग्स हैपन एट द सेम टाइम। मिल गया? है? मिल गया? The muscles between the rib cage contract, causing the rib cage to move. Muscles contract हुए, rib cage contract नहीं हुआ, उल्टा मत लिखा ना। मसल्स क्या हो जाए, छोटे हो जाएंगे ताकि स्पेस क्या हो जाए, ज्यादा, और रिब केज क्या हो जाएगा, अपवर्ड मूव करेगा। फोटो दिख रही है, फर्स्ट फोटो ये पार्ट, रिब केज आउटवर्ड जा रहा है कि नहीं जा रहा? एरो देखो फोटो में बेटा, ये वाली एरो कहां जा रहा है, आउटवर्ड जा रहा है कि नहीं जा रहा? द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मूव्स डाउनवर्ड, दिख रहा है फोटो में, डायफ्राम नीचे चला गया और रिब केज बाहर चला गया, अंदर एम्प्टी स्पेस होगी। किस लिए बनाएगी एम्प्टी स्पेस? O2 के लिए। इसके बाद लिख लिया, डाउनवर्ड तक मार्क किया, एक लाइन छोड़ के, बोथ इंक्रीज द स्पेस इन द चेस्ट कैविटी। नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, both increase the space in the and make it larger. As the chest cavity becomes larger,
एयर इज सक्ड इन फ्रॉम आउटसाइड इनटू द लंग्स, खत्म। और उल्टा होगा अब इसका, ब्रीदिंग आउट, व्हेन वी ब्रीथ आउट टू थिंग्स हैपन एट द सेम टाइम, मसल्स बिटवीन द रिब रिलैक्स, अब मसल रिलैक्स हो रहे हैं, कॉजिंग रिब केज टू मूव डाउनवर्ड, रिब केज अंदर आ जाएगा और डायफ्राम जो नीचे हुआ था वो अपवर्ड आ जाएगा, सारी जगह खत्म, अंदर CO2 जो बनी थी वो क्या होगी, बाहर। पढ़ो पूरा, डाउनवर्ड एंड इनवर्ड both decrease the space in our chest cavity and makes it smaller. As the chest cavity becomes smaller, air is pushed out from the, अब यहाँ पे दोनों जगह एयर की बात हुई है, कोई O2 CO2 की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो अभी हम लंग्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है जी। अब आएगा लंग्स, सिंपल प्रोसेस है, मैं समझाऊंगा, फिर मैं 2 मिनट का टाइम दूंगा, आप रीड कर लेना। फोन छोड़ दो, फोटो बनी हुई है, सांस लेने की प्रक्रिया को दिया हुआ नोज, ठीक है, और बक्कल कैविटी भी लिखा है, थोड़ी सी नीचे से माउथ से भी सांस लिया जाएगा। सांस मतलब क्या चीज, प्रॉपर प्रिसाइजली एयर, O2 लेंगे और डस्ट पार्टिकल्स वगैरह भी साथ में जाएंगे। फिर हम O2 की बात कर रहे हैं फिलहाल। ये सांस यहां से निकल के कहां गई, सबसे पहले किसको मिली, नेजल पैसेज में चलेगी, नेजल कैविटी, और फेरिंग सबसे पहले सांस मिली है, यहां पे एक बंदा है फेरिंग्स, क्या करता है ये नहीं, वो फेरिंग्स नहीं होता, क्या, एक मिनट, हाँ बोलो, फेरिंग्स नहीं, फेरिंग्स जो तुम बोल रहे हो वॉइस में लैरिंग्स होता है, फेरिंग्स क्या करता है, वो तो जाहिर ही अपना फेरिंग्स नहीं होगा तब भी जाएगा, फेरिंग्स पाइप नहीं है, पढ़ना टेस्ट देना, इसमें तो लगे यार, दोपहर को क्यों नहीं आई, मुझे डन करना है इसमें, सब रख लूं, अच्छा बुझाओ, एंट्री कर दे और शीट फाड़ ले। हमारी तो स्टेज दे के सिपाही की अकाउंट्स क्लास है बाद में, ठीक है थी। फेरिंग्स का काम पता है, चलो 2 मिनट बाद आते हैं। फेरिंग्स से सांस मतलब O2 निकलते हुए कहां गई, सबसे पहले विंड पाइप में चलेगी, दिख रही है, विंड पाइप यहां नहीं है, यहां पे है, अगर आप ध्यान से देखो तो विंड पाइप यहां पे है, तो यहां पे कौन सी पाइप बनी, ये विंड पाइप है, ये फूड पाइप है, और विंड पाइप का दूसरा नाम क्या लिखा हुआ है, ये विंड पाइप का क्या है, ट्रैकिया। ट्रैकिया के आसपास ना रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होंगे, दिख रहे हैं, ये BQ है। अब मेरा मुद्दा ये है, फेरिंग्स जो था वो विंड पाइप के ऊपर बना हुआ है कि फूड पाइप के ऊपर, यहां भी और आपकी फोटो में भी, चेक करो ध्यान से, एग्जैक्टली किसके ऊपर दिख रहा है, जो बुक में फोटो है, फूड पाइप के ऊपर दिख रहा है कि विंड पाइप के ऊपर, फूड पाइप के ऊपर। फूड पाइप देखो ऐसे सीधा रास्ता है, ये जा रही फूड पाइप, दिख रही है, माउथ से भी ऐसे, विंड पाइप का रास्ता अलग है, थोड़ा अलग, उसको टर्न लेना पड़ रहा है, चेक करो बुक में। सांस को O2 को अंदर जाने के लिए फेरिंग्स के बाद कोई टर्न लेना पड़ रहा है, लेफ्ट या राइट, लेकिन फूड पाइप में जाने के लिए डायरेक्ट है, तो फेरिंग्स उस ऑक्सीजन को फूड पाइप में जाने से और फूड को विंड पाइप में जाने से, जब गलती से एकदम बातें करते करते पानी पी रहे, ज्यादा बातें करते करते रोटी खा रहे हैं, खांसी आती है, खांसी आती है, कई बार जोर से भी आती है, फिर पानी पीना पड़ता है, वो क्या होता है, खाना अटक जाता है, कहाँ अटक जाता है, वो भाई साहब विंड पाइप में जा रहा होता था, फेरिंग्स रोकता है। शीट फाड़ो, चल मैं भर दूंगा, बस वो देख ले। हाँ जी, तो खाना अगर विंड पाइप में गलती से चला गया और फेरिंग्स ने रोका नहीं,
ये फेरिंग्स आ रहा है ना, ये यहाँ से माउथ से, देखो माउथ से दो काम हो रहे हैं, खाना खाते खाते भी सांस ले रहा हूँ मैं, खाना भी खा रहा हूँ सांस भी ले रहा हूँ, तो दोनों चीजें यहाँ से जा रही है, खाना भी और O2 भी। तो पहले फेरिंग से मिलना पड़ेगा। फेरिंग से ट्रैफिक पुलिस है, आधा इधर आधा उधर, यहाँ पे O2 भेज रहा है और यहाँ पे फूड भेज रहा है। अगर गलती से फूड यहाँ पे फंस गया वो कब होगा? एकदम से खा लिया, लेटे लेटे खा लिया, या एकदम ध्यान के मतलब पानी बहुत ज्यादा पी लिया तो गलती से पानी यहाँ भी आ जाएगा। और ये फ्लैप होता है, एपिग्लोटिस कहते हैं इसको, जो क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस फ्लैप, बुक में लिख लो, एपिग्लोटिस फ्लैप। ये वो फ्लैप क्या कर देगा? बंद, और हमें आती खांसी बहुत जोर से। खांसी का पर्पस क्या होता है? वो खांसी तब तक आती रहेगी जब तक जो खाना यहां पे अटका पड़ा है वो वापस से यहां से निकल के आ जाए। अगर खांसी ना आए और खाना चला जाए विंड पाइप में, ट्रैकिया में, तो क्या हो? बंदा मर जाएगा भाई, है बंदा, जब बंदा मर जाएगा, सिंपल सी बात है। और क्या होगा? ऑक्सीजन ऊपर रह गया, बीच में खाना, CO2 नीचे पड़ी हुई है, आपस में मेल जो हो नहीं पा रहा, और O2 जा रही है, 10 मिनट सांस रोक लो, मर जाओगे ऐसी। जब तक O2 जाएगी तब तक हार्ट को O2 चाहिए हर सेकेंड पंप करने के लिए। वो हम हार्ट पे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। हार्ट को जब O2 नहीं मिलेगा, हार्ट बंद, सबसे पहले हार्ट बंद होगा, फिर ब्रेन बंद होगा, बंदा बंद होगा, सिंपल सी। ऐसा हो भी रखा है। एक कंपटीशन हुआ था, तो बताया था मैंने कंपटीशन, तो मफिन्स वाला, कपकेक्स वाला बताया था ना, यूट्यूब पे आया था। चलो शुरू करो, ऐसे कर लो। एक कंपटीशन हुआ था, किसी का बर्थडे था, एक बंदे का बर्थडे था, तो केक वेक काट रहे थे, बहुत सारे कप मफिन्स नहीं, कप केक्स होते जो, वो थे। तो वो बेट लगी कौन कम टाइम में ज्यादा मफिन्स खाएगा। अब वो तो केक होता है, ब्रेड वगैरह से बना होता है, वो खाई जा रहे खाई जा रहे खाई जा रहे खाई जा रहे। जिसका बर्थडे था वो लगातार कोई ज्यादा खा रहे थे ना, बहुत सारे खा गया, वो ब्लॉक हो गया सारा रास्ता, मफिन्स ने पूरा ब्लॉक कर दिया। वो खाते खाते ही वहीं पे बेहोश होकर मर भी गया। जब तक उसको वॉमिट कराते, उसका मफिन्स बाहर निकालते, वो बंदा डेड हो गया, बर्थडे केक काटते काटते खत्म। यूट्यूब पे आई थी वीडियो। तो फेरिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैफिक पुलिस है, जो सही रास्ता दिखाती है किसने कहा जाना। फेरिंग्स खांसी कराएगा, गलत अगर सांस फूड पाइप में जा रही है उसको भी रोकेगा, और अगर वो वहां जाए तो उसको भी चेंज करेगा। फिर खाना कहाँ पहुंचा? खाना नहीं, सॉरी, सांस। फेरिंग्स के बाद आता है ट्रैकिया से पहले बीच में एक और चीज है, लैरिंग्स, जिसको क्या लिखा है? जहां से हमारी आवाज निकलती है, जो मेरी खराब हो रखी है इस टाइम। हाँ जी, क्यों खांसी आने के लिए हवा क्यों अंदर आनी चाहिए? खांसी का मतलब है जोर से खांसो तो खाना बाहर आएगा। हवा क्यों? हवा तो हमेशा मुंह के ऊपर जहां मर्जी आ जा सकती है। जब तुम खांसोगे खाना हवा को पुश कर देगा अपने आप ही, वो खाना वापस माउथ में आता है, फिर सही जगह जाता है। अरे वो अटक गया ना यहाँ पे, फेरिंग्स ने वो क्लॉट बंद कर दिया, तो हमको इरिटेशन फील होती है, तो अपने वो रास्ता बंद कर देगा। खांसोगे तुम, वो ऑटोमेटिकली ऑटोनोमस का काम हो रहा है। जैसे हार्ट अपने आप कैसे बीट कर रहा है, ऑटोनोमस चल रहा है, ठीक है ना। अगर फेरिंग्स ना होता तो ना खांसी आती, तो हम गलत जगह, जिस दिन हमने पानी गलत जगह से पिया। अब लैरिंग्स वॉइस बॉक्स है, वो विंड पाइप के रास्ते में बना हुआ है, समझ गए? जब हम गाना गा रहे हैं, हम कॉन्टिन्यूसली बहुत देर गा सकते हैं, बीच में हमको सांस लेनी पड़ती है। मैं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हो, बोलते बोलते सांस लेते हैं कि बोली जाएंगे बोली जाएंगे, सांस चढ़ता है ना। क्यों? क्योंकि एक टाइम पे जब हम लैरिंग्स का यूज कर रहे हो, O2 जा नहीं पा रही है अंदर, लैरिंग्स यूज हो रहा है, लेकिन लैरिंग्स यूज करते हैं, फिर सांस लेते हैं, O2 चलेगी, फिर बोलेंगे, फिर सांस लेंगे, फिर बोलेंगे। तो ये दोनों काम साथ में अलग अलग टाइम पे हो रहे हैं। एक टाइम पे लैरिंग्स बोलना और सांस लेना, खाना खाना सांस लेना इकट्ठा हो रहा है,
क्योंकि दो जगह जा रहा है, खाना अपनी जगह जा रहा है O2, बोलना और सांस लेना एक साथ नहीं। आप बोलते 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 सांस लेते हो, फिर बोलते 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 सांस लेते हो, क्योंकि एक टाइम पे एक काम होगा। कोई भी सिंगर हो, अलाप करते हैं तो अपना प्रैक्टिस करते हैं, बीच में उसको पॉज देना पड़ता है रिवाइव करने के लिए आवाज को, सांस लेना कहते हैं। क्योंकि लैरिंग्स जब फंक्शन में है तो विंड पाइप फंक्शन में नहीं, उसी के ऊपर है ना O2 कैसे काम करेगी। ठीक है, फिर सांस कहां पे गई, ट्रैकिया में। ट्रैकिया के आसपास रिंग्स बनी हुई हैं सॉफ्ट बोन्स की, सॉफ्ट बोन्स है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज की रिंग्स। कार्टिलेज मतलब सॉफ्ट बोन्स, ज्यादा हार्ड नहीं होती है। क्या काम है इनका, ये BQ है। एनीवन, क्या कोलैप्स मतलब, जब एयर ना हो में तो कोलैप्स, मतलब कोलैप्स ना कर सकते। देखो ना, विंड पाइप की जो आउटर लाइनिंग होगी बहुत पतली होती है, समझ लो ये विंड पाइप है। सांस जब अंदर जाएगा ये ऐसे ऐसे हो रही है, ठीक है ना, ये ऐसे ऐसे हो रही है। मान लो ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज ने पकड़ा हुआ है, अब O2 अंदर जाएगी, ये खुल जाएगी, CO2 निकालने के लिए हल्की सी क्या होगी, बंद होगी। अगर ये रिंग्स ने इसको पकड़ के ना रखा हो तो ये पूरी बंद हो सकती है। और एक बार ये, क्योंकि O2 जाने और CO2 निकलने में कुछ माइक्रोसेकंड का फर्क होता है, और हम बात भी कर रहे हैं, जिस टाइम बात कर रहे हैं तो O2 ना जा रही है, नहीं CO2 निकल रही है, हम बात के लिए पॉज देते हैं O2 निकालने के लिए। जब मैं बात कर रहा हूँ हो सकता है कि ये वाली स्किन और ये वाली स्किन चिपक जाए, और ये चिपक के खुले ही ना, तो विंड पाइप कोलैप्स हो जाएगी, और वो बंद होगी, बंदा मर जाएगा। तो ये पूरी बंद ऐसे ऐसे ना हो, इसलिए इसको बाहर एक रिंग में एंटेंगल कर दिया गया। अब ये ऐसे ऐसे होगी, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन टच, ये ऐसे ऐसे होता रहेगा बस, ठीक है ना, गोल गोल, मतलब O2 और CO2 निकलती रहेगी। अगर रिंग्स हट दी जाए तो ये चिपक सकता है, कोलैप्स हो जाएगा बीच बिटवीन O2 एंड CO2, बीच सांस लेने के बीच में जो माइक्रो सेकंड का गैप होता है। कोई डाउट, आई मार्क करूंगा। फिर है, फिर ट्रैकिया दो पार्ट्स में डिवाइड होगा नीचे जाके, यहां भी रिंग्स हैं, इन पार्ट्स को क्या बोला गया है, ब्रोंकस सिंगल पार्ट को है, दोनों को मिलाओगे तो ब्रोंकाई, रेडियस रेडियाई, ब्रोंकस ब्रोंकाई, ठीक है ना। तो दोनों को मिला के दो ब्रोंकस होते हैं हमारे पास, जिनको एस्थमा की सांस की तकलीफ होती है, उस बीमारी को भी हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। ब्रोंकाइटिस मतलब सांस आने जाने में तकलीफ है, उनका ब्रोंकियोल्स या ब्रोंकस क्या होता है, खराब हो गया, पिचक गया। या कोई प्रॉब्लम है ऐसे, जो लोग स्मोक ज्यादा करते हैं, स्मोक से वो एयर लंग्स तक ही जा रही है ना, तो उनके ब्रोंकस में ना यहाँ पे जमा हो जाता है गंद। अब जब ब्रोंकस में जमा हो गया गंद, तो ब्रोंकस में सांस लेने की जगह क्या होगी, कम, तो उनको सांस चढ़ता है, उसको कहते हैं एस्थमा, ब्रोंकाइटिस। फिर जिन लोग को साइनस होता है बचपन से, या कोल्ड की प्रॉब्लम होती है बार बार, तो जो रेशा होता है, जो म्यूकस होता है वो भी अंदर जाता है, तो म्यूकस जम जाता है यहाँ पे, तो सांस लेने की जगह कम, उसको ब्रोंकाइटिस कहते हैं। या ज्यादा स्मोकिंग से खराब सड़ जाती है, तो ब्रोंकस की प्रॉब्लम को बोलते हैं कि ब्रोंकस इसका खराब हो जाएगा, उसको बीमारी का नाम क्या होगा, ब्रोंकाइटिस। नहीं, वो साइड साइड पे रहती है ना, तो जगह कम हो जाएगी ना, एक दिन ऐसा होगा पूरी भर जाएगी, मर जाओगे, पर ऐसा होता नहीं है, वो मेल्ट भी होती है। हम चाय वगैरह पीते हैं, उसकी हॉट एयर अंदर जाती है, CO2 अपने आप में हॉट एयर होती है, तो उस बंदे को बोलते हैं मेडिसिन लो, तो उस बंदे को बोलते हैं कि स्टीम बहुत लो। मेरे को हुई थी प्रॉब्लम, इसका इलाज नहीं है। एस्थमा के ना बहुत सारे, ब्रोंकाइटिस के बहुत रीजन है, TB भी रीजन है, स्मोकिंग भी रीजन है, अनइवन स्लीप भी एक रीजन होता है, बहुत सारे रीजन होते हैं। उसका एक रीजन था कि म्यूकस, वो मेरे को बचपन साइनस था तो हो गई थी मेरे को, तो मेरे को मैंने टेस्ट वगैरह कराया था, उसमें दिखाया था कि म्यूकस जमा हो यहाँ पे, उससे जो स्पेस है वो क्या होगी, कम, तो सांस में तकलीफ होती थी। 1-1.5 साल रही मेरे को प्रॉब्लम, एडमिट भी हुआ था 1-2 बार मैं। तो हमारे घर पे वो होता है ना सैनिटाइजर, नेबुलाइजर होता है जो मास्क लगा के सांस खोलता है, उसमें हम इंजेक्शन डाल के सांस लेते थे, उससे खुल जाता था। अगर एक्सट्रीम प्रॉब्लम होगी तो फिर हम
तो आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक सब बंद हो गया था क्योंकि उसमें म्यूकस बनता था साइनस की वजह से। तो इतना ज्यादा बचपन से इकट्ठा हो गया था कि वो जगह घेर रहा था। फिर वो होते होते मेडिसिन वगैरह ली, फिर वो एक पंप आता है एस्थमा का, वो भी लिया, कर कर के ठीक नहीं होती, बढ़ी रही थी प्रॉब्लम। फिर वो अच्छा डॉक्टर मिल गया, उसने कोई मेडिसिन दी, वो 1.5 महीने में ही सारा म्यूकस पिघला दिया उसने, हेड का भी कंजेशन यहाँ सब खत्म ही हो गया। फिर दोबारा कोविड से पहले हुई थी, फिर वो हल्दी वाला दूध ने ठीक कर दिया अपने अभी। हल्दी वाला दूध को पता लग गया ना, बेस्ट प्रोटेक्टिव भी है, म्यूकस सब निकाल देता बॉडी से बाहर। हल्दी वाला दूध नहीं बनाता, हल्दी वो पाउडर हल्दी नहीं जो सब्जी वाले से मिलती है, कच्ची हल्दी, वो प्योर होती है ना। वो अगर आप एक दिन छोड़ के भी लोगे, अब तो मैं लेता नहीं खैर, लेकिन अभी मेरे को बहुत कोल्ड या बहुत हेडेक होती है, मैं लेता हूँ, मेरे को ठीक रहता है। वो कोविड में पूरा साल लिया ना, उससे पूरा ऐसा हल्का हो गया कि मतलब बनना बंद हो जाता है। साइनस का पक्का इलाज है, हमें पता है नेचुरली हम तो कोविड के लिए पी रहे थे, पर उससे बहुत सारी अलग बीमारियां, स्टेमिना, एनर्जी, बहुत कुछ ठीक हो गया। हल्दी तो वरदान है इंडिया के लिए, बाहर तो है भी नहीं, हल्दी तो हर चीज में डलनी चाहिए। तो अब ये 2 जगह हो गया, 2 जगह क्यों हो गया ये? क्योंकि लंग्स 2 है। 2 लंग्स क्यों है? क्योंकि 38 एटीपी बनाने के लिए O2 की बहुत भरपूर मात्रा चाहिए, ठीक है ना। तो पूरी चेस्ट कैविटी हमारी किससे भरी होगी? लंग से। अब ब्रोंकस जो आगे जाके है वो किस में बन रहा है? इसकी अलग ब्रांचेस बन रही हैं, छोटी छोटी ब्रांचेस दिख रही है। इस ब्रांचेस को क्या नाम दिया है? ब्रोंकियोल, दोनों को। मतलब अब ये ब्रांचेस का मतलब क्या काम होता है? फैलाना। पूरे लंग्स में छोटी छोटी ब्रांचेस फैली हुई है, चेक करो। इसमें बहुत कम बनी, इससे बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, फैल गई, ये हर जगह फैल रही है, लेकिन जो ब्रांचेस है आगे जाके भी पतली हो रही है और एक एयर सैक्स बने हुए हैं, एयर के गुब्बारे, क्या बोलते हैं उसको? ये है आपका BQ एक, और एक ये है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ये 2 BQ है। मैं मार्क कराऊंगा अभी, जहां मार्क करूंगा वहां लिखना। एल्वियोली का काम क्या है? एल्वियोली बड़ा पतला सा एयर बैग होता है, जहां तक क्या पहुंच चुकी, ये इतना पतला होता है कि इससे O2 बाहर निकल सकती है, और यहां से ये पूरे यहां तक पहुंच गए। यहां से O2 कहां जाएगी? ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर आर्टरीज होती है, ब्लड किससे कनेक्टेड है? आर्टरीज से, वेन से, और एक कैपिलरीज होती है। कैपिलरीज बहुत पतली होती है डिवीजन के लिए। एल्वियोली नेटवर्क ऑफ कैपिलरी से क्या है? अटैच्ड, क्या है? तो यहां से ऑटोमेटिकली O2 निकल के किस में आ जाएगी? कैपिलरीज में। कैपिलरीज उसको वेन्स में देगा, वेन से हमारे हार्ट में जाएगी, आर्टरीज में नहीं। कैपिलरीज किसको देगा? यहां से कैपिलरीज, कैपिलरीज से कहां पे? वेन से कहां पे? हार्ट से। हार्ट से कहां पे? आर्टरीज। आर्टरीज से कहां पे? सेल्स। ये सारा ब्लड ही चल रहा है, ये ब्लड ही है पूरा, ये पूरी पाइपलाइन ब्लड में, ये सब में, यहां भी ब्लड, ये ब्लड, ये ब्लड, ये ब्लड, ये ब्लड, ये ब्लड ही लेके जा रहा है। पर रास्ता ब्लड में, रास्ते में कौन कौन? इसने किसको दी? कैपिलरीज को। कैपिलरीज ने वेन्स को, वेन्स ने हार्ट ने, आर्टरीज ने सेल। सेल के अंदर पड़ा था ग्लूकोज, जो किसने दिया था सेल को? विलाई ने, स्मॉल इंटेस्टाइन ने। स्मॉल इंटेस्टाइन ने यहां पहुंचाया था ग्लूकोज, और लंग्स ने इतने लंबे रास्ते से पहुंचाया। देखो O2 गई, फैल गई, और फैल गई, फैलती की फैलती की, इतने सारे एल्वियोल्स थे, सब एल्वियोल्स ने कैप, एक बनाई ना मैंने, ऐसी बहुत सारे सेल्स होंगे, हर सेल तक ये रास्ता जा रहा है। और सेल में ग्लूकोज को कौन मिला? O2 मिला, और इसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। अब ये ब्रेकडाउन होगा, क्या बनेगा? CO2, वाटर, एनर्जी। एनर्जी मसल्स को दी जाएगी, वाटर ब्लड को दे दिया जाएगा, CO2 वापस किसको मिलेगा? सेल के बाद जो CO2 बनेगा, CO2 सेल में से निकली, CO2 वो गई वेन्स के पास, वेन से गई फिर हार्ट के पास। वेन्स हार्ट के पास ही जाती है, और कहीं नहीं जाती। CO2 पहले वेन्स के पास जाएंगी, सेल में से निकल के, सेल में से निकल के कहां जाएगी? वेन से निकल के हार्ट,
हार्ट से फिर कहाँ जाएगी? आर्टरी। बता दो क्यों? आर्टरी से फिर कहाँ जाएगी? इसी एल्वियोली के अंदर। आर्टरी से कैपिलरी, सॉरी, आर्टरी से कहाँ पे? कैपिलरी से कहाँ पे? बेटा हार्ट के अंदर O2 या CO2 पहुंचाने का काम सिर्फ वेन्स करती है। हार्ट के अंदर जाने का रास्ता वेन्स है। तो देखो हार्ट के अंदर वेन से हार्ट, वेन से हार्ट, हार्ट से बाहर जब भी कुछ निकलता है वो आर्टरी निकालती है, वो बाद में पढ़ाऊंगा। हार्ट के बाद आर्टरी, हार्ट के बाद आर्टरी, पहले वेन्स होती है। CO2 पहले वेन्स, O2 पहले वेन्स। और ये सेल और वेन्स के बीच में भी कैपिलरी होती है। कैपिलरी बहुत ज्यादा जगह है हमारी बॉडी में। आर्टरीज और वेन्स के बीच में हार्ट है, हार्ट और वेन्स के बीच में कैपिलरी, हार्ट और आर्टरी के बीच में कैपिलरी, सेल और वेन्स के बीच में, एल्वियोली और वेन्स के बीच में, तो हर जगह बीच में कैपिलरी होती है। तो कैपिलरी आर्ट, ये रास्ता ऐसे गया सेल तक, सेल से होकर वापस आया। तो ये जो हो रहा है ये है रेस्पिरेशन, और इसको पहुंचाया गया यहां से। एल्वियोली का वो आएगा BQ। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एल्वियोली? सबसे पहले कि O2 पहुंचाना कैपिलरी के थ्रू ब्लड एक सेल तक, और दूसरा इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग का या रेस्पिरेशन का क्या करना है? सरफेस एरिया। मेन आंसर ये है, सरफेस एरिया क्या करना है? बढ़ाना है। अभी कोई डाउट? सब कुछ समझ आ गया क्या? बेटा ये हर जगह फैली हुई है ना, इंक्रीज डिक्रीज कर रही है। तो ये अगर एक ही होता तो एक ही एल्वियोली होती ना। ये ब्रोंकियल्स बढ़ते गए, एक ब्रोंकियल में बहुत सारे एल्वियोली, फोटो देखो ना, एक ब्रांच है ना ये, इसमें यहाँ भी एल्वियोली, यहाँ भी एल्वियोली, यहाँ भी एल्वियोली, इतनी सारी एल्वियोलीज। जितनी ज्यादा एल्वियोलीज उतना ज्यादा कनेक्शन टू कैपिलरीज, उतना ज्यादा हर सेल तक पहुंचेगा, सर्विस एरिया बढ़ गया, सांस हर जगह जा रही है। जो डिफ्यूजन नहीं कर पा रही थी एल्वियोली ने करके दिखा दिया। एल्वियोली कम होंगे, एक एल्वियोली एक सेल से कनेक्ट होगी, फॉर एग्जाम्पल, ऐसा होता नहीं लेकिन फॉर एग्जाम्पल, जितनी ज्यादा एल्वियोलीज उतनी ज्यादा सेल से कनेक्टेड, तो ये कॉन्टिन्यूस काम चलता रहेगा। समझ गए? अब मार्क करो, मैं पढ़ता रहूंगा, आप मार्क करते रहेंगे। द मेन ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी, पेज 42 पे, नोज, नेजल पैसेज, ट्रैकिया, पूरी बोर्ड लाइन मार्क कर लो। The air for respiring drawn into body through nostrils and the nose. This air then goes into nasal passage. कर लिया? Next, एक दो लाइनें छोड़ के, the nasal passage is lined with, मिला? The nasal passage is lined with fine hair and mucus. Mucus सिर से आता है, नाक से आता है। When air passes through nasal, अच्छा mucus और hair क्यों होते हैं? डस्ट पार्टिकल्स को रोकने के लिए। When air passes through nasal passage, the dust particles and other impurities. ये वीडियो में आ रही है, लाइट तो नहीं पड़ रही? एक बार बंद कर दो 2 मिनट के लिए, जिसको पढ़ना होगा समझ नहीं पाएगा। अभी ठीक है? The nasal passage, sorry, when air passes through nasal passage, the dust particles and other impurities. ये पूरा पैराग्राफ मार्क कर लो ट्रैकिया तक। अगली पैराग्राफ की सेकेंड लाइन, trachea does not collapse even when there is no air in it because it is supported by rings of soft bones called, ये BQ है जी, प्रॉपर BQ, बहुत आता है, 1 मार्क्स में आएगा। डस्ट पार्टिकल्स ज्यादा, इम्प्योरिटीज नहीं, डस्ट पार्टिकल्स बस। मैंने कहा तो डस्ट पार्टिकल्स, गैस थोड़ी कहा। हाइड्रोजन तो हमारी बॉडी इनहेल नहीं करती, नाइट्रोजन भी होती है, आर्गन, वो हमारी बॉडी इस तरह से बनी हुई है कि वो क्या ही लेके जाएगी। CO2 भी तो होती है, हमारी बॉडी इनहेल नहीं करती, सिस्टम ऐसा बना हुआ, अंदर जाती ही नहीं है। नीचे एक बोल्ड लाइन, इट इज इन द एल्वियोली दैट गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस, BQ। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पैराग्राफ, ये रहा BQ। ऊपर वाला पैराग्राफ ये ले, मैं भी 2 मिनट बाद को बुक देता हूँ, ठीक है? नेक्स्ट पेज पे आओ। व्हेन वी ब्रीद, मिला? यहां से लेके पूरा पैराग्राफ मार्क किया जाएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम तक। ह्यूमन
रेस्पिरेटरी सिस्टम तक पूरा पैराग्राफ, और इसको प्यार से पढ़िए। ये सब बताएगा ये कैसे फैला और फैला और फैला, और सब ये नहीं बताएगा, ये वाला पोर्शन तो मैंने एक्स्ट्रा बताया, ये नहीं बताएगा, सिर्फ यहाँ तक बताएगा और यहाँ तक। उसके आगे का तो हार्ट में आता ना, वो अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा आपको। फिलहाल पढ़ लो, 1 मिनट रुको, प्यार से पढ़ना, फिर मैं आपको बताऊंगा BQ क्या है। इसको a क्यूब tan थीटा बाहर और नीचे a क्यूब लिखो, a क्यूब tan थीटा, हाँ ले लो, तो इससे a क्यूब से 3 कट सकता है। 3 माइनस tan स्क्वायर बचेगा ना। फॉर्मूला नहीं बन रहा, इसलिए हमने सिर्फ a क्यूब बाहर। ये फॉर्मूला ऐसे उसके बगैर बन रहा है ना। आप a क्यूब लोगे तब a क्यूब मैंने कहा था a हम क्यों लगाते हैं, मैंने कहा था पहले a मत लगाया करो, a के बगैर देखो क्या फॉर्मूला बन रहा है, 3 tan ये बन रहा है। अब वो tan को लेट करने की जगह हम क्या लेट कर लेंगे, a tan थीटा लेट कर लेंगे, क्योंकि a ऊपर नीचे कॉमन कट जाता है, फॉर्मूला बनाने के लिए करेंगे ना। और ये कैसे याद करना है, कौन सा कहाँ पे x क्या लगेगा, वो तो फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले देख के याद होंगे। और इसका जो क्वेश्चन आते हैं इंसाइड से आते हैं। ऐसा तो नहीं काम है, ऐसा कुछ नहीं, कोई भी 11th का फॉर्मूला उठा के दे देगा, आपको क्या करोगे। फिलहाल तो मेरे टेस्ट के लिए तो करो, क्योंकि मेरा टेस्ट एनसीईआरटी भेजे, स्कूल का टेस्ट होगा फिर बैक एक्स्ट्रा करना, तब तक एक काम तो खत्म हो जाएगा ना, बर्डन तो कम होगा ना। अभी पक्का करो चैप्टर को, बहुत मुश्किल टेस्ट बनाया मैंने। एनसीईआरटी कितना मुश्किल होगा, इनका बनाया 11th का मैंने, कॉम्प्लेक्स में बनाया। ट्यूसडे को क्लास में टेस्ट होगा, याद रखना। अरे मैं मान पूछ दूंगा, तेरे को आराम से पहले पढ़ ले, जो काम कर रहा है पीछे का पूरा पढ़ ले, कोई लाइन कोई वर्ड पूछनी पूछ लो। अगला अकाउंट्स में तो होती है, एक आध बच्चे की होगी, वो भी सिमर बैठेगा अभी तो, और ये भी बैठेगा, तो वो डिपेंड करता है, देखते हैं। हाँ, हमारी सेल उस टाइम O2 एल्वियोली में ज्यादा है, वो यहाँ पहुंच जाएगी इमीडिएटली ब्लड में, तभी तो यहाँ ज्यादा है ना, तो यहाँ से यहाँ हायर से लोअर जाती है ना, वही तो गेम है। यहाँ ज्यादा है यहाँ कम है तो डिफ्यूज होगी, फिर जब वापस आ रही है तो बाहर ज्यादा अंदर कम है। एक मिनट रुको, कहाँ पे, अरे तो हायर यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ पे भी, तो ये ब्लड ही तो है, फिर यहाँ से सेल के अंदर कह रहा है कि घुस जाती है, तो जा कहाँ रही है, सेल में जा रही है ना। हाँ, ये एल्वियोली, ये ब्लड, ये सेल, पहले यहाँ पे हायर, पहले यहाँ पे हायर, फिर यहाँ पे ब्लड हायर, ये पूरा ब्लड है हायर, फिर यहाँ पे घुसी, क्योंकि यहाँ से यहाँ पहुंची तो हाई होगी ना। अब जब यहाँ ज्यादा थी यहाँ कम थी, अब यहाँ पे आई है ना, तो यहाँ पे हाई होगी, फिर यहाँ पे आ गई। सही तो लिखा है। एक पिछला पेज निकालो, एक BQ जो आपका लिखा है ना, इट इज इन द एल्वियोली दैट गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस, उसके नीचे ह्यूमन लंग्स हैव बीन डिजाइन्ड टू मैक्सिमाइज एक्सचेंज ऑफ गैसेस as follows. There are millions of alveoli in lungs. Millions. फोटो में तो आपको 15-20 दिख रहे हैं ना, कितने होते हैं, millions. The presence of millions of alveoli in lungs provides very large area for exchange of gases and the availability of large surface area maximize exchange of gases. ठीक है जी, ये आपका BQ है पूरा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, यहाँ पे आपका टॉपिक खत्म हो गया। रेस्पिरेशन अभी थोड़ा सा बचा है, वो बाद में कराएंगे, और ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो जाएगा अगली बार। अगली बार इसमें 10 मिनट का रह गया, वो ट्रांसपोर्टेशन हार्ट तक करा दूंगा, हार्ट पूरी क्लास लेगा, एक हार्ट को टाइम लगता है, ऐसे डायग्राम बनेगा। आपकी बुक में जो हमारे सिलेबस में कटे हुए वो मेंशन है ना, आपकी बुक में जो हमारे सिलेबस में कटे हुए है ना, ये तो आपने करवाया है, आपने इसमें काटा हुआ है, उसको छोड़ो, पुराने तरीके से है,
है।